संभाव्य विभ्रम। सबसे पहले हम इसके अर्थ के बारे में देखते हैं। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की विश्वसनीयता की जांच करने के लिए संभाव्य विभ्रम का प्रयोग किया जाता है। संभाव्य विभ्रम की वह मात्रा है जिसे यदि किसी विशिष्ट सांख्यिकीय माप जैसे सहसंबंध गुणांक में जोड़ दिया जाए और घटा दिया जाए तो वे सीमाएं ज्ञात हो जाती है जिसके अंतर्गत अन्य दैव प्रतिदर्शों के कथित सांख्यिकीय माप के पाए जाने की 50% संभावना होती है। सहसंबंध गुणांक के संभाव्य विभ्रम से इस प्रकार की दो संभावना सीमाएं ज्ञात हो जाती है। होरेस सीक्रास्ट के अनुसार कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का संभाव्य विभ्रम वह राशि है जिसे यदि सहसंबंध गुणांक में जोड़ दिया जाए और घटा दिया जाए तो ऐसी संख्याएं ज्ञात हो जाती है जिनके अंतर्गत दैव प्रतिचयन के आधार पर छांटे गए मूल्यों के सहसंबंध गुणांक के पाए जाने की समान संभावनाएं होती है। दैव प्रतिचयन या रैंडम सैंपलिंग एक ऐसी रीति होती है जिसमें समग्र में से इकाइयां इस प्रकार छांटी जाती है कि प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में सम्मिलित होने की बराबर संभावना होती है। समग्र में से जो इकाइयां छांटी जाती है उनको हम प्रतिदर्श या सैंपल कहते हैं। अब हम देखते हैं संभाव्य विभ्रम की गणना कैसे की जाती है, उसका फॉर्मूला। यहाँ पर पी प्रोबेबल एरर को प्रदर्शित करता है और आर सहसंबंध गुणांक को। एन या पद युग्मों की संख्या है तो पी सहसंबंध गुणांक का जो संभाव्य विभ्रम होता है वो निकालने का फॉर्मूला है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन √n। इस सूत्र के आधार पर सहसंबंध गुणांक के संभाव्य विभ्रम को ज्ञात किया जा सकता है। सहसंबंध गुणांक के संभाव्य विभ्रम के दो प्रमुख कार्य हैं। पहला है सीमा निर्धारण। सहसंबंध गुणांक का संभाव्य विभ्रम वे दो सीमाएं निर्धारित करता है जिनके अंतर्गत अन्य दैव प्रतिदर्शों के आधार पर निकाले गए या पूरे समग्र पर आधारित सहसंबंध गुणांक के पाए जाने की 50% संभावना होती है। ऐसी ये दो सीमाएं निर्धारित करता है। पहली सीमा अधिकतम सीमा होती है और दूसरी न्यूनतम सीमा होती है। फिर सहसंबंध गुणांक का जो संभाव्य विभ्रम है उसका दूसरा कार्य है सहसंबंध गुणांक का निर्वचन। सहसंबंध गुणांक का निर्वचन संभाव्य विभ्रम का दूसरा कार्य यह है कि उसके रूप में कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का विभिन्न नियमों के अनुसार निर्वचन किया जाता है, जिनमें पहला है यदि सहसंबंध गुणांक संभाव्य विभ्रम
के 6 गुने से अधिक है तो ऐसी स्थिति में दोनों श्रेणियों के मध्य में सहसंबंध अर्थपूर्ण या सार्थक होता है। यानी सहसंबंध गुणांक का मान यदि संभाव्य विभ्रम के 6 गुने से अधिक है तो ऐसी स्थिति में सहसंबंध सार्थक होता है। फिर दूसरा नियम है, यदि सहसंबंध गुणांक संभाव्य विभ्रम से कम है यानी R लेस देन P, तो ऐसी स्थिति में दोनों श्रेणियों में सहसंबंध की उपस्थिति का कोई प्रमाण नहीं होता है। तीसरा नियम है, यदि सहसंबंध गुणांक 0.3 से कम है सहसंबंध गुणांक और संभाव्य विभ्रम अपेक्षाकृत कम है तो सहसंबंध की मात्रा इस स्थिति में नगण्य होती है। फिर चौथा नियम है, यदि सहसंबंध गुणांक 0.5 से अधिक है और संभाव्य विभ्रम बहुत कम है तो सहसंबंध का अस्तित्व इस स्थिति में होता है। यानी इस स्थिति में सहसंबंध पाया जाता है दोनों श्रेणियों के मध्य में। अब हम देखते हैं संभाव्य विभ्रम की लिमिटेशंस को। संभाव्य विभ्रम का प्रयोग केवल 3 परिस्थितियों में ही किया जा सकता है या 3 परिस्थितियों में ही संभाव्य विभ्रम का प्रयोग उचित होता है। पहली परिस्थिति, जब पदयुग्मों की संख्या बहुत अधिक हो तो उस स्थिति में संभाव्य विभ्रम का प्रयोग करना चाहिए या उसी स्थिति में संभाव्य विभ्रम का प्रयोग करना उचित होता है। दूसरा, जब सहसंबंध गुणांक का यादृच्छिक प्रतिचयन प्रणाली के आधार पर चुने हुए मूल्यों से ज्ञात किया गया हो, उस स्थिति में भी संभाव्य विभ्रम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, श्रेणी सममित अर्थात प्रसामान्य हो। मतलब जब जो श्रेणी होती है वो शुरू में बढ़ती है फिर अधिकतम होकर घटती है, उस स्थिति में भी संभाव्य विभ्रम का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में ये 3 परिस्थितियां अधिकतर पूरी नहीं उतरती, अतः इन क्षेत्रों में संभाव्य विभ्रम का प्रयोग उचित नहीं होता है। अब हम संभाव्य विभ्रम के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जैसे R का मान यानी सहसंबंध गुणांक का मान 0.6 हो और N का मान 16 हो तो इस स्थिति में सहसंबंध गुणांक अर्थपूर्ण होगा या नहीं, इसकी जांच हम संभाव्य विभ्रम के आधार पर करेंगे। जैसे सबसे पहले हम संभाव्य विभ्रम ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाएंगे।
0.6745 इंटू 1 - r² ये फॉर्मूला है। इसमें हम मान रख देंगे, जैसे 0.6745 1 - r का मान था 0.6 स्क्वायर, ये 16। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे 674 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.36। इसको 1 में से घटा देंगे और 16 का वर्ग 16 का मान √16 का मान आएगा 4। फिर 0.6745 को ऐसे कैसे रख दिया और 1 में से 0.36 माइनस करेंगे तो हमें मान प्राप्त होगा 0.64 और ये 0.4। फिर इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा अंत में 0.6745 इंटू 0.16। इनको गुणा करेंगे तो 0.108, ये हमें पीई का मान प्राप्त हो जाएगा। आर का मान हमारा 0.6 है और संभाव्य भ्रम आया हमारा 0.108। अब हमने ये पहला नियम ये पढ़ा था कि यदि सहसंबंध गुणांक संभाव्य भ्रम के सहगुणे से अधिक है, यानी r greater than 6 PE, अगर इससे संभाव्य भ्रम के सहगुणे से ज़्यादा r का मान है तो उस स्थिति में सहसंबंध दोनों श्रेणियों के मध्य सार्थक होता है। अब हम देखते हैं 6 इंटू पी का मान प्राप्त हुआ था 10.108, तो 6 PE का मान प्राप्त होगा हमें 0.648 और R था हमारा 0.6। यहाँ पर 6 PE यानी संभाव्य भ्रम का सहगुणा 0.648 है और सहसंबंध गुणा का मान है 0.6, यानी R कम है 6 PE से। इसलिए यहाँ पर दोनों श्रेणियों के मध्य में जो सहसंबंध है वो अर्थपूर्ण नहीं है, क्योंकि R का मान यहाँ पर संभाव्य भ्रम के 6 गुने से कम है। इसलिए यहाँ पर दोनों श्रेणियों के मध्य में जो सहसंबंध है वो सिग्निफिकेंट नहीं है।